नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की, और आज कहानी कुर्सी का ये इलेक्शन स्पेशल एपिसोड व्यूअर्स आपके लिए हम लेकर आए हैं, क्योंकि अब दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। अब से ठीक 1 घंटे के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगा दिल्ली में कब वोट पड़ेंगे, कब वोटों की गिनती होगी। और उससे जुड़ा हुआ सवाल है, क्या केजरीवाल की एक बार फिर चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी होती है, दिल्ली में वापसी करती है दिल्ली की जनता, या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसी में से मौका देती है इन दोनों ही दलों को। चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा और टेम्पो कितना हाई है। आप प्रधानमंत्री की जो स्पीचेस हुई हैं अभी 2 रैलियों में, जो आपने उनको सुना, जहां वो सीधे हेड ऑन टक्कर ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल से और खुलकर उनको कट्टर बेईमान भ्रष्टाचारी घोषित किया उन्होंने और उनसे सवाल पूछे। और अरविंद केजरीवाल पलटवार कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जवाब देना है शराब घोटाले का, अरविंद केजरीवाल को जवाब देना है अपने बंगले का। बीजेपी ये सारे मुद्दे इस बार जनता के बीच में लेकर के जा रही है। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी के पास काम गिनाने के लिए दिल्ली में क्या है, दिल्ली में जो किया हमने किया, 10 साल में दिल्ली को चमका दिया, अरविंद केजरीवाल का दावा है। अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि हमारी स्कीमों की कॉपी आज देश की हर बड़ी पार्टी हर चुनाव में करती है, और दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं मिल रही हैं देश के किसी नागरिक को नहीं मिलती। अब इन सारे दावों की परख होगी। कहानी कुर्सी के मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी प्रोग्राम में आ गए, स्वागत सर आपका। समीर जगौमकर साहब हमारे साथ हैं। समीर जी स्वागत आपका भी। विजय त्रिवेदी जी आ गए प्रोग्राम में, और आज राशिद किदवई साहब खास इलेक्शन के लिए पहुंचे स्टूडियो में। राशिद साहब बहुत स्वागत आपका भी। तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो उससे पहले जरा नेताओं के दावे आप एक बार सुन लीजिए। हालांकि ऐसे दिन तो दावों का कोई मतलब नहीं होता, जब चुनाव की घंटी बज रही हो हर आदमी कहता है हमारी जीत होगी और फलाना जो है वो उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन फिर भी जरा कॉन्फिडेंस पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल से लेकर मनोज तिवारी, अलका लांबा, रमेश बिधूड़ी, वीरेंद्र सचदेवा, तमाम लोग क्या कह रहे हैं, एक एक करके सुनिए। हम लोग देखते हैं कि दिल्ली का चुनाव एक तरह से दिल्ली के लोगों के लिए त्योहार की तरह होता है। हम लोग नाचते हैं, झूमते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और इस पूरे चुनाव में दिल्ली के लोगों को तो क्या, देश भर के लोगों को एक चीज का सबसे ज्यादा इंतजार होता है, वो है आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग का। तो आज बड़ी बेसब्री से कई महीनों से लोग इंतजार कर रहे थे। मेरे पास फोन आते थे, लोग पूछते थे जी आपका सॉन्ग कब लॉन्च हो रहा है। तो आज आम आदमी पार्टी का तीसरा गाना, एक गाना 2015 में आया था, एक गाना 2020 में आया था, और एक आज गाना 2025 में लॉन्च हो रहा है। आज गाना हम इसे दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को समर्पित करते हैं। इसे खूब प्रचार कीजिए, इस पे डांस कीजिए, शादियों में, बर्थडे में इसको खूब बजाइए। और जो एक हमारे देश की पार्टी है, गाली गलौज पार्टी, कौन सी है, तो हमारे देश की जो गाली गलौज पार्टी है उसके नेता भी, मैं जानता हूं उन्हें भी गाना पसंद आएगा, वो भी अगर चाहें तो अपने घर में कमरा बंद करके अंदर से इसको गाने को चला सकते हैं और उस पर थिरक सकते हैं, कोई देख नहीं रहा। पूरी दिल्ली ये इंतजार कर रही है कि जल्दी चुनाव आए और दारू वाले को भगाया जाए। झूठ बोलने में न हिचकता मन का काला है, ये झाड़ू वाला ही दारू वाला है, ऐसा गीत गा रहे थे लोग। मैं हैरान हूं कि ये 4 लाइन में आम आदमी पार्टी का और उसके मुखिया का पूरा वर्णन आ जाता है। दिल्ली इंतजार कर रही है कि जल्दी से ये झाड़ू वाला जो दारू वाला है, इन बच्चों को जिसने दारू बाज बनाने की कोशिश की, नशेड़ी बनाने की कोशिश की दिल्ली के बच्चों को, उसकी जल्दी करे विदाई। अच्छा है कि आज चुनाव का डेट घोषित होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी हर संवैधानिक संस्था को धमकाती है। एक तो ये लोग जो अर्बन नक्सली का इनका स्वरूप है आम आदमी। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार से मुझे लगता है पहले दिल्ली तैयार बैठी है। जितना बेसब्री से किसी राजनीतिक दल और उम्मीदवार को इंतजार रहता है, उससे ज्यादा बेसब्री से इंतजार दिल्ली के लोगों का है, क्योंकि दिल्ली के लोग बस एक बदलाव का इंतजार कर रहे थे। और आइए चर्चा शुरू करते हैं आज की कहानी कुर्सी की। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, पहले आपसे ही शुरुआत में कर रहा हूं। अब चुनाव की घंटी बज गई, अब थोड़ी देर में डेट्स वगैरह सब पता चल जाएंगी, लेकिन पहले ये बताएं कि बीजेपी वाकई में ईमानदारी से कितने कॉन्फिडेंस के साथ इस चुनाव में जा रही है? क्या उसको वाकई लगता है इस बार केजरीवाल को हराया जा सकता है?
और संभावना अच्छी ज़रूर लग रही है पहले दो चुनाव की तुलना करें तो। ऐसा नहीं है कि बीजेपी, खासतौर पर दिल्ली प्रदेश बीजेपी के नेताओं से अगर बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो, लेकिन ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि पहले के चुनाव की तुलना में इस बार वो ज़्यादा मजबूती और ज़्यादा ताकत के साथ, ज़्यादा तैयारी के साथ लड़ते नज़र आ रहे हैं। हालांकि एक कमी ज़रूर है दिल्ली चुनाव में बीजेपी के लिहाज से अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल के सामने मुख्यमंत्री के तौर पे कोई वैसा फेस नहीं जो कि उस नैरेटिव को उसी इफेक्टिविटी के साथ काउंटर कर सके। ये बीजेपी एक कमी ज़रूर है, लेकिन संगठन की ताकत उसके साथ प्लस पॉइंट है और संगठन की ताकत पूरी लगाई गई है। अरविंद केजरीवाल के जो ऊपर जो आरोप चस्पा किए हैं बीजेपी ने, कोशिश ये की जा रही है कि उन आरोपों को इस चुनाव में भुनाया जाए। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक होता ही होता है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अभी तक सौरभ अगर आप देखें तो ये ज़रूर समझ में आएगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो माहौल है वो माहौल ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी ड्राइविंग सीट पर आम आदमी पार्टी है, वो नैरेटिव सेट कर रही है, वो एक तरह से एडवांटेज वाले पोजीशन में है। और बीजेपी के लिए कई सारी चीज़ें ऐसी हुई है जहां पर बीजेपी बैकफुट पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन, सबसे ज़्यादा उम्मीद उसकी इस चीज़ से है कि संघ जिस प्रकार से ग्राउंड पर काम कर रहा है, इसके पहले हरियाणा में संघ ने काम किया, महाराष्ट्र में संघ ने काम किया, दोनों ही राज्यों में बहुत शानदार रिजल्ट आए। क्या दिल्ली में भी वैसा हो पाएगा? क्योंकि ताकत संघ ने वैसी ही लगाई है जैसा कि बाकी दोनों राज्यों में लगाई थी। पहले के चुनाव से ये थोड़ा अलग नज़र आ रहा है, इतना ताकत लगाया जाना संघ के द्वारा। सौरभ जी, अब जरा सा क्योंकि देवेंद्र ने जैसे कहा कि इस बार बीजेपी को लगता है पिछली बार के दो चुनाव से स्थिति जो है वो थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है। पिछला चुनाव आप जरा देखिए दिल्ली का कैसा था, 2020 का चुनाव। कांग्रेस पार्टी की मैं पहले बात कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी 4.5% वोट पर आ गई थी, 4.5% से भी कम वोट था। मतलब चुनाव बिल्कुल बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गया था। आम आदमी पार्टी को लगभग 53.5% वोट और बीजेपी को 38% वोट मिला था। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है 2015 से बीजेपी ने अपना वोट बढ़ा लिया पिछले इलेक्शन में, सीटें लेकिन बढ़ी केवल उसकी 3 से बढ़कर के 8 सीट हो पाई थी, लेकिन वोट परसेंट उसने अपना लगभग 6% वोट दिल्ली के अंदर बढ़ा लिया था। तो बीजेपी एक बहुत दमदार पोजीशन में वोट के लिहाज से है, उसका वोट भी इंटैक्ट है, वोट बढ़ भी रहा है। भी हम लोग बात कर रहे थे लोकसभा इलेक्शन में 54% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। इमेजिन कीजिए कि दो धड़े जो चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब दो जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इनके बीच में दिल्ली पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है। लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बिल्कुल अलग तरीके से सोचती है। और 2015 में यही हुआ, 2014 के लोकसभा इलेक्शन में नरेंद्र मोदी आए, धमाकेदार तरीके से 15 में दिल्ली हार गए। उसके बाद 2020 के इलेक्शन में बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और इस बार क्या परिस्थिति अलग है, इसी बात का अंदाजा हम लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कि भाई साहब, क्या इस बार का इलेक्शन आपके हिसाब से कुछ कॉन्टेस्ट है? देखिए, शेर को सवा शेर का मुकाबला है और यही भाजपा के लिए बड़ी एक चैलेंज है, क्योंकि उस तरह की जैसे कांग्रेस के विरुद्ध जब भाजपा को बहुत सारे मुद्दे होते हैं, यहाँ देखिए सौरभ कितनी विचित्र बात है कि उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर हिंदू तुष्टिकरण का आरोप भाजपा लगा रही है बार बार। तो ये ऐसी चीज़ है, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी जो है वो एक नई पार्टी है, उसका कोई हिस्टोरिकल बैगेज नहीं, उसको कोई इमरजेंसी, कोई मुसलमानों के साथ जोड़ के आप उसको नहीं कर सकते। दूसरी बात आपने जो ये बताई, ये जो गणित आप बता रहे थे वो बड़ी काम की गणित थी कि जो आपने बताया 4.5%। देखिए, लोकसभा का चुनाव तो आप अलग रखिए, क्योंकि ये तो वैसे ही अभी हमने क्रिकेट में देखा कि जो हमारे जो T20 के शेर थे वो सब वहाँ पर टेस्ट मैच में ढेर हो गए। तो ये जो 4.5% कांग्रेस को वोट मिला, कांग्रेस में इस वक्त अंदरूनी पर काफी खलबली है और वो वोट परसेंटेज और गिर सकता है, ऐसा और गिर सकता है। 2% की बात हो रही है। अगर 2% आता है, ये राशिद किदवई कह रहे हैं या कांग्रेस कह रही है? नहीं, ये कांग्रेस का आकलन है। मैं कौन होता हूं कहने वाला तो ये अगर ऐसी स्थिति होती है तो वहां पर अरविंद केजरीवाल को फायदा हो सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं, बाकी तो जनता के मन में जो होगा जनता बताएगी। बड़ी वेरी सीरियस थिंग। आप कह रहे हैं कांग्रेस के अंदर ये हलचल है कि हमारा वोट 4% से 2% आ जाए। कई जगह सौरभ, मैं कॉन्स्टिट्यूंसीज का नाम नहीं बताऊंगा, कई सीनियर लीडर लड़ना चाह रहे थे और जब उन्होंने वहां पर अपना सर्वे कराया तो 2% वोट आया। मतलब जो जिनको कांग्रेस जीतने वाली है, जो पहले जीत चुके हैं, उनके 2% वोट मिल रहे थे। मतलब दिल्ली के ऑप्शन दो ही हैं दिल्ली वालों के पास, उन्होंने क्लियर कर लिया है, आप केजरीवाल या मोदी या जो मतलब बीजेपी। मैंने आपसे कहा ना कि शेर और सवा शेर का मुकाबला है, तो फिर तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। लेकिन ये बीजेपी के लिए सर उतनी शायद स्थिति जो आपने बताई, अगर ये है ग्राउंड पर, बीजेपी शायद इससे बचना चाहे, क्योंकि वो उसको लगता है कांग्रेस बेटर करेगी, जितना अच्छा करेगी उतना केजरीवाल का ज्यादा नुकसान होगा। समीर जी? बिल्कुल इसमें, लेकिन ये दिल्ली का पहला विधानसभा चुनाव है जिसके अंदर 3 राष्ट्रीय दल चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक तो ये था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस राष्ट्रीय दल था, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं था। अब राष्ट्रीय दल बन गई आम आदमी पार्टी, तो अब तीनों बार 3 राष्ट्रीय दल का
आपस में यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस को अगर देखा है तो मुझे लगता है कांग्रेस सरकार बनाने की दौड़ में किसी स्थिति में नहीं। कांग्रेस को तो ये होगा कि किसी भी तरीके से 2 चुनाव में हम खाता नहीं खोल पाए तो इस बार थोड़ा सम्मानजनक हम प्रदर्शन कर ले। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती है कि 2 चुनाव से जिस तरीके से बहुत एक शर्मनाक हार भारतीय जनता पार्टी झेल रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में लग रहा है कि अगर नैतिकता की बात करें तो आम आदमी पार्टी पर वहीं आ गई जहां भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसे आरोप नहीं थे। इस बार अरविंद केजरीवाल जेल जाके आ चुके हैं, शराब घोटाले का भ्रष्टाचार उनके ऊपर है, यमुना सफाई करने का ना आरोप है, उनके उप मुख्यमंत्री जेल होकर जा चुके हैं, संजय सिंह जेल जा चुके हैं। तो अब आम आदमी पार्टी के साथ सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा काम शीश महल का जवाब देना आम आदमी पार्टी को, जिसके खिलाफ वो राजनीति के अंदर आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब ऐसी बहुत सी बातें उनके पास है हाथ में जिसका जवाब केजरीवाल को देना है, और अगर जनता के बीच हम वो बातें लेके जाते हैं तो केजरीवाल उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने शीश महल का जिक्र किया, अमित शाह शीश महल का जिक्र कर रहे हैं और बता रहे कि कैसे 40 से 45 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया है। अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से उसका जवाब नहीं दे पा रहे। जब शीश महल की बात आती है तो प्रधानमंत्री आवास का जिक्र कर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो केजरीवाल को मालूम है कि यह चुनाव तीसरी बार सरकार बनाना उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। 2 चुनाव वो बहुत बेहतर तरीके से जीते हैं, लेकिन तीसरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है और कांग्रेस ने भी अपने सबसे बेहतर जो उम्मीदवार है वो देने की कोशिश की है। तो केजरीवाल के सामने बहुत बड़ी एक समस्या है इस समय जनता के बीच अपनी उस छवि को बरकरार रखना जो 2013 में थी जी, 2015 में थी और 2020 में भी उनकी छवि बनी हुई थी। यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी 3 और 8 सीटों पर सिमट गई थी। मुझे लग रहा है केजरीवाल जानते हैं कि अब भ्रष्टाचार के मामले में वो भी उतने ही दागदार है, शीश महल के मामले में वो बहुत बड़े दागदार है, और जो वादा किया था कि गंगा सफाई कर, यमुना की हम सफाई कर देंगे, बाकी चीजों की थी, अब वो सिर्फ और सिर्फ जो फ्री की घोषणा है उनकी, जो रेबड़ी कल्चर जो उन्होंने कहा था, जो घोषणा है वो कर रहे हैं कि 21 रुपए हम दे देंगे, संजीवनी दे देंगे। अब उनको सिर्फ एक उम्मीद अपनी फ्री की जो घोषणा है उसी से, बाकी उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। सर वही बहुत कुछ है। अब हर दल फ्री की घोषणाओं पर ही चुनाव जीत रहा है, तो केजरीवाल तो जनक हैं उसके इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। हर्षवर्धन जी, विजय जी, आपका कैमरा का एक सुंदर सा फ्रेम बन जाए तो मैं आता हूं आपके पास। एक बार फिर मैं जरा तब तक राजेश साहब के पास जा रहा हूं। राजेश साहब, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी जबरदस्त बाउंस बैक वेव पर इस वक्त सवार हैं। आप अगर 2015 के 20 के इलेक्शन से भी आप तुलना करें, 2020 में हरियाणा का भी इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। महाराष्ट्र के इलेक्शन में 105 पर थी, आज 132 सीट पर आई। हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी में। जबरदस्त रिवाइवल बीजेपी का स्टेट्स के अंदर दिखाई दे रहा है। क्या ये दिल्ली उसमें एक एड ऑन हो सकता है? देखिए, सैद्धांतिक रूप से जरूर लगता है, दावा मजबूत लगता है, लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि जहां कांग्रेस पार्टी नहीं होती है, क्षेत्रीय दल के खिलाफ भाजपा को काफ़ी कठिनाई होती है। और जहां के ऊपर बिल्कुल एक एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक एक मामले पे अभी वोटर मतदाता वाली बात, जो सूची की बात करी, तो देखिए वो आम आदमी पार्टी जो है बहुत ज़्यादा सचेत, सक्षम और हर तरीके से पलटवार करने में वो माहिर है। तो इस तरह से भाजपा के लिए बहुत बड़ी, और चेहरे की कमी, और चेहरे जो है वो सारे वंशवाद की बात सामने आ रही है। तो ये तमाम बातें मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए हो सकता है वोट परसेंटेज बढ़े, लेकिन वही होगा, हिसाब जो का तू कुनबा डूबा क्यों, हिसाब जो का तू कुनबा डूबा क्यों। ये किसके लिए होगा? बीजेपी के लिए। मतलब ऐसे जो मुझे लगता है कि वोट परसेंटेज बढ़ जाए, सब अच्छा लगे, लेकिन परिणाम जो है बरक्स आए। अच्छा, ठीक है, लॉन्ग फ्रेम में ले लें जरा, बात तो है। जी जी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब बताइए, नरेंद्र मोदी का ये बाउंस बैक वाला साल रहेगा या अरविंद केजरीवाल का चौथी बार ताजपोशी वाला? देखिए, सबसे पहले तो एक जो रशीद जी ने कहा, बाकी सब दुरुस्त है, बस एक ही बात है कि महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दल भी थे, कांग्रेस भी थे, सब मिलके भी स्वाहा, मतलब सबकी ताकत मिलके भी भाजपा के सामने स्वाहा हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो अवधारणा है, या जिसको कहें कि पॉलिटिकल एक पोस्चरिंग होती है कि नहीं, जहां कांग्रेस अकेले होती है वहां तो भाजपा लड़ लेती है, जहां क्षेत्रीय दल होते हैं वहां भाजपा नहीं लड़ पाती, तो क्षेत्रीय दल को भी भाजपा पीटती है, कांग्रेस को पीटती है। अब एक बात बिल्कुल दुरुस्त है, जो शुरुआत में ही रशीद जी ने कहा कि शेर को सवा शेर मिला है, और जिनके लिए मैं कहता हूं कि चलता फिरता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है अरविंद केजरीवाल। अब उनकी स्थिति थोड़ी अलग होती है, वो हर चीज ऐसे लेके आते हैं कि भाजपा भी चौंक जाती। लेकिन अभी मैं कैंपेन सॉन्ग सुनते हुए आ रहा था इस शो के लिए, जब मैं आ रहा था तो रास्ते भर मैंने कैंपेन सॉन्ग, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। और अगर आप ध्यान से देखें तो केजरीवाल के आंदोलन से लेकर 13, 15, 20 का तो मुझे याद नहीं आ रहा है, इतना पिटा हुआ कैंपेन सॉन्ग कभी आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं आया। आप उसको चला के देखिए, आपको लगेगा कि फिर लाएंगे, और केजरीवाल बोलने के बीच में उसको गाने वाले को भी लग रहा है कि यार ये कुछ राइम नहीं बैठ रही। तो दिल्ली की जनता के दिमाग में भी थोड़ी सी राइमिंग गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई?
गड़बड़ इसलिए हो गई कि अरविंद बार बार एक बात कह रहे हैं और पता नहीं उन्होंने समझ लिया या पिछले 2 दिन से बोलना बंद किया, वो खूब जमकर कह रहे हैं कि संविधान दिल्ली का ऐसा है कि वो इजाजत नहीं देता हमें काम करने की। 2 दिन से वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका ये बोला हुआ दिल्ली की जनता में चर्चा जरूर हो रही होगी कि भाई अगर संविधान ऐसा है कि एक सरकार काम करना चाहती दूसरी रोक देती, तो फिर ऐसी सरकार को हम क्यों लाएं जो फिर से रुक जाएगा मामला। ये जो अपने पक्ष में वो कर रहे थे उनके खिलाफ जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2 आप समझिए जो ज्यादा खतरनाक है, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हर साल दिल्ली की हर समस्या का नया समाधान है। पराली के लिए छोटी शीशी लाए हैं, 100 ml की होगी, उसको ऐसे ऐसे छिड़केंगे, पराली खत्म। अरविंद जी हैं ये, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रहा हूं, मैं कोई हवाई बात नहीं बता रहा हूं। और ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल था जो उसको बताते थे। यमुना साफ, अगली बार नहलवाएंगे नहीं तो आप लोगों को हो सकता है आपसे भी किसी इंटरव्यू में बोला उन्होंने कि नहलवाएंगे नहीं तो कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे, हवा साफ कर देंगे, हमारे हाथ में आने तो दीजिए। पंजाब से सारा आ जाता है, ये लोग कुछ करते नहीं। अरविंद के वो सारे कारनामे जिसको दूसरों के ऊपर थोपते थे अब उनके खिलाफ आ रहे हैं। और कहां आ रहे हैं? उसी सोशल मीडिया पर जहां वो बड़े मजबूत दिखते थे। ध्यान से आप देखिए तो उनसे मजबूत सोशल मीडिया कैंपेन कांग्रेस पार्टी की चल रही है, उनसे ज्यादा मजबूत है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के पास कोई यहां बैगेज नहीं है। जैसे उनके ऊपर बैगेज, उनके सामने उनके पास बैगेज नहीं था ना कि भाई कैसे आप कहेंगे कि मुस्लिम अपीजमेंट। ये सच है कि मुस्लिम अपीजमेंट आप नहीं लगा सकते। हिंदू वो भी लक्ष्मी जी की पूजा, वो भी गणेश जी की पूजा, वो भी हनुमान जी की पूजा, हनुमान मंदिर से सब शुरू करते हैं वो सब करते हैं। लेकिन संकट उनके अपनी चीजें हुई हैं जो पिछले 10-11 सालों का बैगेज उन्होंने खड़ा किया है। और पूरे कैंपेन में आप उसकी कैंपेन, उनकी कैंपेन सॉन्ग में कहीं कुछ ऐसा बताइए जो उनका काम हो, तो ये भी बड़ा रोचक लगेगा। तो नाच वाच तो लेगी दिल्ली की जनता, लेकिन भैया नाचले के लिए नहीं। आपने जो पहले बात की कि एक वोटर को अगर ये लगता हो भाई अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं किया तो वो उनसे दूर जाएगा, अगर दूसरे को ये भी लगता हो कि ये करना चाहता है इसको करने नहीं देते तो वो भी इनके पास क्यों जाएगा भाई, जो जिसके पास ताकत है उसके पास जाएगा। वो देखिए एक वर्ग जो वोटर्स का है वो अरविंद से इतनी जल्दी नहीं जाने वाला है। तो करीब 20% का मतदाता समूह वो एकदम बहुत स्ट्रांग बिलीवर है जिसको रेवड़ी पर चर्चा करके लाना चाहते हैं। लेकिन बाकी कौन सा है? बाकी तो वही है ना जो 7 आउट ऑफ 7 उधर चला जाता है और 70 में से 62 और 67 इधर आ जाता है। तो भैया ऐसा नहीं है, ये मुकाबला दूसरी तरह का है। 20 के बाद बहुत कुछ बदला है। वो जो आपने कहा जो पक्के वाला वोटर है केजरीवाल का, एक उदाहरण दे रहा हूं सर, कल लाइव मतलब अपने साथ घटा उदाहरण। एक केजरीवाल के समर्थक टकरा गए, वहां पीछे मैंने ये ट्विटर पर देखा, फोन देख रहा था तो कोई बीजेपी का नेता बोल रहा था कि इतने करोड़ का शीश महल बना लिया अपना, सुनते ही बिफर गए वो अचानक से। कौन बोल रहा है सर, ये कौन बोल रहा है? ये अरे वो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं रहेगा 50 करोड़ के घर में तो क्या हम रहेंगे? ये जो समर्थक है वो फिर ऐसा है, बोल रहा है। हाँ रह रहा है केजरीवाल 50 करोड़ के घर में तो रह रहा है, बढ़िया चीफ मिनिस्टर है, रहेगा। विजय जी ठीक बात है। देखिए 2-3 बातें हैं, अभी तीनों विद्वान लोग हैं हमारे, उन्होंने बहुत अच्छे से समीक्षा की है। एक बात तो बहुत साफ लग रही है कि अब जब चुनाव के अनाउंसमेंट होगा, अभी क्या बनेगी सरकार उसको छोड़ दे, लेकिन ये इलेक्शन मुझे बाइपोलर इलेक्शन लग रहा है। जो सबको ट्रायंगुलर इलेक्शन लग रहा है वो मुझे बाइपोलर इलेक्शन लग रहा है। नहीं, उन्होंने बोल दिया बाइपोलर, ये वो तो नहीं, अभी तक चर्चा ये हो रही थी कि ट्रायंगुलर है। उम्मीदें सौरभ जो है, जैसा विजय भाई कह रहे हैं कि वो उस पर है कि कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी का वोट खींचे, लेकिन जो 20-14% मुस्लिम वोट है। दूसरा वोट परसेंटेज तो रशीद साहब ने बोला क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन सीट के हिसाब से कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं हो रहा इस चुनाव में। ये मैं मतलब जो सर्टेन बातें हैं उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, पहली बात। तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज और बढ़ेगा, जो 38.5% के करीबन था विधानसभा में, लोकसभा में तो वो 54% है। चौथी बात ये समझना कि आम आदमी पार्टी का जो 54% वोट है उसमें से केवल 20% वोट उनका है, ऐसा नहीं है। यदि उसको विधानसभा में भी देख ले तो वो 28% 30% पर है, तो वो 28% वोट तो उनके, जो लोकसभा में भी उनको मिला है 24% वोट मिला है, तो वो 24% तो उनके पास है ही ना। लोकसभा में भी 24% वोट मिला है, तो वो 25% वोट, 24% वोट तो उनका पक्का वोट है। और मुझे अब भी ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बाद भी अरविंद केजरीवाल को आप भ्रष्ट मुख्यमंत्री चस्पा नहीं कर पाए आज की तारीख में, मुझे ऐसा लगता है। खासतौर से उनके वोटर के साथ तो बिल्कुल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के वोटर जो है उसके साथ है। अब वो कितना बढ़ा लेते हैं उस वोटर को, वो है। और यदि कांग्रेस का वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा, ये वैसा ही है जैसे क्रिकेट में हम लोग सोचते हैं जब बड़े मैच होते हैं, वर्ल्ड कप होता है, तो उसमें से ये रशीद जी की टीम हार जाए और
त्रिपाठी जी जीत जाए और फिर समीर तो जी- मैं निकल जाऊंगा। तो मैं निकल जाऊंगा। वैसा भारतीय जनता पार्टी का है कि कांग्रेस थोड़ा सा बढ़ा ले, क्योंकि उनका 2-3%, 4%, 2-3% तो बढ़ ही सकता है वोट भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है। और वो जो दूल्हा की जो अभी कमी चल रही है, अब तो रोका बोका सब हो गया ना। अब तो किससे हुआ लेकिन? हाँ नहीं, मतलब कार्यक्रम तो तय हो गया, दूल्हा ही तय नहीं हो रहा, तो वो दूल्हे की खोज जो है वो भी उनके लिए मुश्किल है। लेकिन भारतीय हो जनता सकती है। पार्टी यदि कांग्रेस, हाँ दूल्हा दुल्हन मतलब एक ही बात है, लेकिन कांग्रेस का वोट यदि नहीं बढ़ेगा तो बीजेपी मुश्किल में तो बीजेपी मुश्किल में रहेगी, और वो एक बड़ी मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी को भी अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कैंपेन लाइन नहीं मिल रही है कि जो उसके लिए हो। और फ्री बीज का तो उनके पास कोई जवाब नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि भाई हम इसको नहीं रोकेंगे। कोई स्कीम बंद नहीं करेंगे। एक बार जो आपने बात की, देवेंद्र हैं अगर हमारे पास, तो मैं देवेंद्र के पास जाना चाह रहा था। देवेंद्र, ये जो बातें हुई अभी कि बीजेपी को भी क्या वाकई जो उसकी रियलिस्टिक उम्मीदें हैं कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई हैं, क्या कांग्रेस इस चुनाव में बेहतर करे तो बीजेपी की स्थिति बेटर होगी? या बिल्कुल सर, फिर भी मैंने ये बोला था कि बीजेपी की बहुत ज़्यादा उम्मीदें इस बात पर ही निर्भर करेंगी कि कांग्रेस पार्टी कम से कम 30 ऐसी सीटें हैं जहां पे वो बेहतर करे, 30 ना तो 20 वो सीटें हैं, जैसे कि 7 से 8 सीट सौरभ ऐसी हैं और जहां पर जो मुस्लिम वोट हैं वो बहुत साइजेबल अमाउंट में है। दूसरा 12 सीटें ऐसी हैं जो कि SC/ST के रिजर्व हैं, तो ये 12-8-20 सीटें तो ऐसी हो गई। इसके अलावा 7-8 सीटें और हैं। तो इन सीटों पर अगर कांग्रेस पार्टी कुछ ट्रायंगुलर फाइट जैसी स्थिति बना पाए तो फिर बीजेपी के लिए स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में जो डिलिमिटेशन हुआ था उसके बाद बीजेपी के अपने वोट बैंक के हिसाब से देखें तो 40 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी मजबूती से फाइट करने की स्थिति में रहती है। 30 सीट पे तो उसको समस्या ही रहती है, इस प्रकार की उसकी डेमोग्राफी है। तो ऐसे कंडीशन में बीजेपी की उम्मीदें कितनी ज़्यादा निर्भर कर रही होंगी कांग्रेस पार्टी पर, आप बहुत आसानी से सोच सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो पिछले 2 चुनाव की तुलना में इस बार कम से कम उसका एक वाइब्रेशन हो रहा है, और उस वाइब्रेशन से ये उम्मीद है कि शायद बीजेपी को ये उम्मीद है कि शायद अगर कुछ साइजेबल अमाउंट उनके पास आए वोट का तो फिर उनकी स्थिति अच्छी होगी। जैसे कालका जी की सीट का उदाहरण उठा के देखें सौरभ, बहुत ज़्यादा चर्चा होगी कि रमेश बिधूरी ने जो बोला, क्यों बोला, विवादास्पद बयान, इसमें कोई दो राय नहीं कि बेहद आपत्तिजनक और विवादास्पद बयान था। लेकिन जो बीजेपी सोर्सेज से हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से वो एक स्ट्रेटजी के तहत इस लिहाज से बोला जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी अगर कालका जी में मजबूत नहीं हुई तो फिर आतिशी का रास्ता रोकना मुश्किल होगा। अगर कांग्रेस पार्टी वहाँ पे मजबूती से लड़ी तो फिर आतिशी आसानी से हार सकती है, बीजेपी वो सीट निकाल सकती है। और इस लिहाज से प्रियंका गांधी का इस रूप में उदाहरण देकर रमेश बिधूरी ने वो बयान दिया था। हालांकि वो बयान ज़्यादा खराब चला गया, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, लेकिन ये रणनीति ज़रूर थी बीजेपी की और वहाँ पर रमेश बिधूरी की कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कांग्रेस पार्टी कम से कम फाइट में नजर आए और जो वोट शेयर सबका सब आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है, जो एंटी बीजेपी वोट है उसमें विभाजन हो और बीजेपी अपने वोट को लेकर वहाँ पे जीत हासिल करे। तो इस तरह की रणनीति अधिकांश सीटों पे आपको नजर आएगी, उन अधिकांश सीटों जो कोई 25 से 30 सीटों जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। बीजेपी कांग्रेस का चुनाव बना रही है मतलब। अच्छा ये बताएं कि जो सीटों में इस बार उम्मीदवार दिए गए हैं, उस दिन आपसे काफी लंबी चर्चा हुई थी देवेंद्र, कितना होमवर्क इस पे हुआ है और वो लिस्ट कैसी दिखाई दे रही है बीजेपी के उम्मीदवारों की? बहुत ज़्यादा होमवर्क किया गया था सौरभ, और 3-4 लेवल पे होमवर्क इस बार किया गया था। पहले जैसे प्रदेश के स्तर पे सीधे लिस्ट आ जाती थी, केंद्रीय स्तर पे फाइनल कर लिया जाता, इससे उलट इस बार संघ का भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है। और ग्राउंड से एक तो एजेंसी लगाई गई थी, एजेंसी की रिपोर्ट, RSS का अपना फीडबैक, फिर पार्टी संगठन का फीडबैक, और उन सबसे मिलान करने के बाद उन नामों का चयन किया गया। और पहली सूची में जैसे जो नाम आपको नज़र आ रहे हैं सौरभ, जो बड़े नाम थे उनको तो 2 महीने पहले ही बता दिया गया था, 2 से 3 महीने पहले, कि आप इस क्षेत्र में तैयारी करना शुरू कीजिए और वहाँ पर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है। जो पूर्व सांसद हैं उनको तो जब लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया था तभी बता दिया गया था। तो इस बार होमवर्क ज़रूर ज़्यादा नज़र आ रहा है। हालांकि बीजेपी ने अभी जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया 29 ही, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो हमें बता रहे हैं कि 60 के आसपास तो लगभग 7-8 दिन पहले ही नाम फाइनल कर लिए गए थे। बाकी 10 सीटों पर भी विचार विमर्शा चल रहा था। बीजेपी की अपनी पूरी कोशिश नज़र आ रही है कि वो ताकत लगाए, लेकिन जो मिसिंग चीज़ है वो ये कि पहली बात कि उनके पास वैसा कोई फेस नहीं है स्टेट लेवल पे जो केजरीवाल के नैरेटिव को काउंटर कर सके। क्योंकि दिल्ली में आप देखें सौरभ तो केंद्र सरकार ने बहुत कुछ कराया है, उनको आप एकदम टिप्स पे गिना सकते हैं कि ये काम केंद्र सरकार ने कराया है, लेकिन संगठन में इतनी ताकत नहीं कि उन नामों को वोटर्स के द्वारा सामने ले जाके एहसास करा सके कि ये बीजेपी की केंद्र की सरकार ने कराया है। जी देवेंद्र, दूसरी कमी ये है कि पूर्वांचल वोटर्स में आज भी बीजेपी वो करंट अपने लिए पैदा नहीं कर पाई है जो कि आम आदमी पार्टी ने किया है। सौरभ, तो ये अभी तक जो चुनाव कैसा दिखाई दे रहा है हमारे मेहमानों की नजर से, उसकी हम लोग बात कर रहे थे।